दोस्तों, आज की मेरी कहानी है बेशर्मी। रात के 12 बजने वाले थे। अनिल और उसकी पत्नी शोभा गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अनिल को एहसास हुआ जैसे कोई उसे हिला रहा हो। उसने झट से आंखें खोली तो शोभा दर्द से कहरते हुए बोली, उठो ना, देखो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनिल झट से उठ बैठा। पत्नी के माथे पर पसीने की बूंदें और उसकी खराब होती हालत को देखकर बहुत बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाया और बगल के कमरे में सोई हुई अपनी माँ प्रभा देवी जी को जगाते हुए बोला कि माँ उठो ना, देखो शोभा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। प्रभा जी भी आंख मसलते हुए बाहर आई और उपासी लेते हुए कहने लगी कि गर्भावस्था के समय ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहू को गैस हो गई होगी। लेकिन शोभा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ये कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तभी बाहर एम्बुलेंस आ गई। अनिल ने प्रभा जी से कहा कि माँ तुम घर पर रहो, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ जटिलताओं के कारण सालनी का गर्भ बहुत कमजोर है। ऐसे में इसे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना होगा, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल बहुत घबरा गया, क्योंकि शादी के 7 साल बाद बहुत इलाज करवाने के बाद दोनों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। इस बच्चे को लेकर शोभा के बहुत सारे सपने जुटे हुए थे। वो उन सपनों को टूटकर बिखरने नहीं देना चाहता था। अनिल ने प्रण लिया कि वह शोभा और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। 3 दिनों के बाद शोभा हॉस्पिटल से घर आई थी, क्योंकि अभी उसका 5वां महीना ही चल रहा था। इसीलिए अभी कई महीने उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी। अनिल के घर पर केवल उसकी माँ और पत्नी ही थे और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर पाता। काम वाली बाई तो आती थी, लेकिन वह तो पूरे समय शोभा की देखभाल नहीं कर सकती थी। और प्रभा देवी जी तो अपने घुटनों के दर्द से ही परेशान रहती थी। ऐसे में शोभा यात्रा भी नहीं कर सकती थी, वरना वो उसे मायके ही भेज देता। आखिरकार उसने शोभा की मम्मी से बात की। शोभा की मम्मी की भी अपनी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बेटी सालनी को वहाँ मदद करने के लिए भेज देती हूँ। अनिल धन्यवाद देते हुए तुरंत राजी हो गया। सालनी तो जीजा जी के घर जाने की बात सुनकर खुशी से झूम उठी कि उसे इतने दिनों तक दीदी और जीजा जी के साथ रहने का मौका मिलेगा। सालनी जैसे ही शोभा के यहाँ पहुँची तो उसने आते ही घर की और अपनी दीदी की देखभाल की सारी जिम्मेदारियाँ उठा ली। सालनी 20 वर्षीय हंसमुख और चुलबुली किस्म की लड़की थी। घर के काम करने के साथ साथ पूरा समय शोभा को अपनी चटपटी बातों से हंसाती रहती थी। पहले तो अनिल ऑफिस चला जाता था तो पीछे से शोभा अकेली रह जाती थी, लेकिन बहन के आ जाने के कारण अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। घर में बहुत खुशनुमा माहौल बन गया था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन प्रभा जी जब कभी सालनी को बैठकर मोबाइल यूज करते हुए देख लेती तो वह बहुत चिढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि सालनी यहाँ अपनी दीदी की देखभाल करने के लिए आई है, घर के काम करने के लिए आई है, तो फिर आराम से क्यों बैठी हुई है। इसीलिए जैसे ही वो सालनी को बैठा हुआ देखती तो कोई न कोई काम बताकर उसे उठा देती थी। सालनी उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पाती थी। वो सहज होकर सारे काम करती रहती थी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद शोभा आराम कर रही थी। प्रभा देवी जी भी अपने कमरे में थी। सालनी ने दोपहर के खाने के बाद रसोई समेटी नहीं थी, क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी। इसीलिए थोड़ी देर अपने कमरे में लेटकर वो मोबाइल में अपनी सहेलियों से चैट करने लगी। इस बीच प्रभा जी रसोई में पानी पीने के लिए गईं। बिखरी हुई रसोई देखकर वह गुस्से से भड़क उठी और जब उन्होंने सालनी के कमरे में झांक कर देखा कि सालनी बेड पर लेटी हुई मैसेज से मोबाइल यूज कर रही है, तो उन्होंने भड़कते हुए कहा, सालनी तुम यहाँ आराम से लेटी हो,
वहाँ देखो तो रसोई कितनी गंदी पड़ी है। अगर हम कोई जिम्मेदारी उठाते हैं ना, तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना भी चाहिए। तुम यहाँ टाइम पास करने तो नहीं आई हो। यह बात सुनकर शालिनी थोड़ा चौंक गई और उसने झट से मोबाइल बिस्तर पर रखकर रसोई की तरफ कदम बढ़ा दिया। लेकिन आज उसे प्रभात जी की बातें बहुत अटपटी सी लगी थी। जैसे ही शालिनी रसोई समेटकर वापस आई तो उसने सुना कि प्रभात जी बालकनी में खड़ी होकर किसी से फोन पर बात करते हुए शिकायत भरे स्वर में कह रही थी, देखो ना, बहू की बहन तो यहाँ पर आकर महारानी बन गई है और उसे यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह तो बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है, दिन भर बेशर्मों की तरह खिलखिलाती रहती है और हमेशा मोबाइल में लगी रहती है। अगर इसके पीछे ना पड़ो तो यह तो कोई काम करेगी ही नहीं, बस ठूंस ठूंस कर खाएगी और एहसान जताएगी कि मैं तो यहाँ मदद करने आई हूँ। हमने इसे यहाँ काम करने के लिए रखा है, लेकिन यह बहुत कामचोर है। प्रभात जी की बात सुनते ही शालिनी अवक्का रह गई। वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसने सोचा कि आने दो शाम को जीजा जी को, अब मैं उनके सामने ही बात करूंगी। शाम को अनिल ऑफिस से आया तो शालिनी अपने कमरे में थी। चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं हुआ था तो अनिल शालिनी के पास पहुंचा। वो उसे खामोश देखकर पूछने लगा कि क्या बात है साली साहिबा, आज तो आप बहुत खामोश सी लग रही हो। शालिनी ने गंभीर स्वर में कहा कि जीजा जी, आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। पहले चलिए, मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है। वह बात मैं आपके सामने ही करना चाहती थी, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। उसकी गंभीर मुख मुद्दा देखकर अनिल भी गंभीर हो गया और शालिनी के साथ अपनी माँ के कमरे में पहुँचा। शालिनी ने प्रभात जी से सीधे सीधे पूछ लिया, आंटी जी, मैं आपके घर में आई हूँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या? प्रभात जी सकपकाते हुए बोली कि नहीं बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शालिनी ने कठोर स्वर में कहा, आप जब दोपहर में फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। आप यह बताइए कि क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो आप फोन पर कह रही थी कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ, काम करने के लिए आई हूँ तो काम नहीं करती हूँ। आप इसीलिए हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मैं 2 मिनट के लिए भी बैठ जाती थी तो आप मुझे कोई ना कोई काम बताकर उठा देती थी। तो मैं क्या यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हूँ तो उसकी कीमत वसूलने के लिए आप मुझे दिन भर नचाती रहेंगी? यह कौन सी बात हुई भला? आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। ऐसा कहकर शालिनी रोने लगी। उसने शोभा को इन सब बातों में शामिल नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति को खराब करना उसे सही नहीं लगा। शालिनी की बात सुनकर प्रभात जी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अनिल को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने शालिनी से कहा कि शालिनी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम शांत हो जाओ, माँ से मैं बात कर लेता हूँ। शालिनी गुस्से से रसोई में चली गई, क्योंकि उसे डिनर की तैयारी करनी थी। आधे घंटे बाद अनिल रसोई में आया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी, रात को डिनर के बाद जरा छत पर चली आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शालिनी ने डिनर बना दिया था। सभी लोग खाना खा रहे थे। आज शालिनी गुमसुम सी थी तो शोभा ने पूछा कि क्या हुआ शालिनी, आज तो इतनी चुप क्यों है? तो शालिनी ने अपनी दीदी को बहलाते हुए कहा कि अरे दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। शोभा अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी। प्रभा देवी भी पहले की अपेक्षा शांत नजर आ रही थी। शालिनी छत पर चली गई और रात के अंधकार में आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहारने लगी। देर रात को शालिनी छत पर खड़ी होकर बेचैनी से अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि अगर दीदी प्रेग्नेंट ना होती तो शायद ऐसा कभी ना होता। फिलहाल दीदी के कारण ही वो मजबूरी में चुप थी। उसके जीजा जी भी थोड़ी देर में वहाँ आ गए। उस अंधेरे के कोने में वो शालिनी के चेहरे के भाव नहीं देख पा रहे थे। अनिल ने आते ही शालिनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
मैंने माँ को अच्छे से समझा दिया है कि यदि तुम्हारी जगह उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो उसको कैसा लगता। अब वो बड़ी है, उन्होंने तुमसे माफी नहीं मांगी, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगी। शालिनी ने असमंजस भरे स्वर में पूछा। वह सब तो मैंने वहाँ देख लिया था, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? अनिल कहने लगा, देखो शालिनी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना। अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसे में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद के लिए बुलाया है, और अगर इस घर में तुम्हारा अपमान हुआ है तो इसमें सारा कसूर मेरा ही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की नजरों में परिवार की इज्जत कम ना हो जाए। जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक था, इसीलिए अपने घर में यह सब बातें मत बताना प्लीज। मैंने माँ के सामने यह सब तुमसे इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर से वो इसे हमारी कमजोरी समझकर तुम्हारे साथ और गलत व्यवहार न करने लगे कि तुम तो अपनी माँ से कुछ कहोगी नहीं। शालिनी ने कुछ सोचते हुए कहा कि जीजा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारी दीदी को भी इसी घर में रहना है। मुझे आंटी जी की बातों का बुरा तो लगा है, लेकिन आप अगर कहते हैं तो मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। शालिनी की बात सुनकर अनिल के मन में उठता हुआ भयानक तूफान थमसा गया था। उस दिन के बाद से प्रभा जी ने कभी भी शालिनी के साथ नौकरानी के जैसा व्यवहार नहीं किया था। शोभा ने अच्छी देखभाल के कारण समय आने पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शालिनी हर कदम पर उसका साथ निभाती रही। कहीं न कहीं प्रभा जी अपने इस व्यवहार से शर्मिंदा थी, क्योंकि शालिनी ने कभी भी उन्हें अपने व्यवहार से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। ऐसे मुश्किल समय में मदद करने वाली लड़की उस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कई रिश्तेदार किसी के यहाँ मदद करने के लिए कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो ऐसे में घर का कोई सदस्य उन्हें नौकर की तरह समझने लगता है, लेकिन वह नौकर नहीं होते हैं। हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को भगवान का रूप समझते हैं। कभी भी आए हुए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।